नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बॉलीवुड के एक्टर रणदीप हुड्डा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है अपनी आने वाली फिल्म वीर सावरकर को लेकर के, लेकिन इन सब के बीच में उनका एक बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महात्मा गांधी की वजह से हमें आजादी देरी से मिली है। अगर हम वीर सावरकर की राह पर चलते और उनकी बात मानते तो हमें आजादी कब का मिल गई होती। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और यह कहा है कि अब तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बेहतरीन पीएम भी हैं। इसी के अलावा वो कांग्रेस पर भी जोरदार तरीके से भड़कते हुए नजर आए और उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही वीर सावरकर की सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया है। पहले अंग्रेजों ने यह कारनामा किया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चीजें कही जा रही हैं। वहीं बार बार देखने को मिलता है कि अक्सर सावरकर को लेकर के माफी वीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भी रणदीप हुड्डा भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि ऐसे लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए। बता दें कि अभिनेता रणदीप हुड्डा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने वीर सावरकर को लेकर के अपने विचार साझा किए हैं। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि सावरकर को माफी वीर कहने वालों को क्या कहना चाहेंगे, इसके जवाब में रणदीप हुड्डा ने ऐसा जवाब दिया जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रणदीप हुड्डा की अभी ट्रेलर लॉन्च हुई है वीर सावरकर फिल्म को लेकर के। ऐसे में वो कई सारे न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। माफी वीर, हाउ डू यू प्लान टू फाइट दिस नैरेटिव? पहली बात तो आई फाइट दिस नैरेटिव राइट नाउ। सावरकर माफी वीर नहीं थे। उस वक्त अरे आप में से कोर्ट गए होंगे, ये स्टूडेंट लोग तो बहुत जाते हैं। कोर्ट गए हैं तो कोर्ट में क्या बोलते हैं? कोर्ट को कैसे योर ऑनरेबल कोर्ट ऐसे एड्रेस करते हैं ना, योर ऑनर, थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली, ऐसे यूज करते हैं। और जब हमें स्कूल में एप्लीकेशन लिखना सिखाते हैं तब क्या करते हैं? योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली। तो ऐसे ही वो जिसको ये मर्सी पिटीशन बोलते हैं, वो उसको याचिका बेल प्ली बोलते हैं, जो कि हर एक जुडिशियल प्रोसेस में अवेलेबल होता है आपको। और उसको वो आपको अभय सावरकर जी को 50 साल की सजा हो गई काला पानी में 7x11 के रूम में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जाके वहां पे 50 साल किसी रिजॉर्ट में रहने वाले हैं। तो वहां पे अगर कोई आदमी होगा तो वो उनका क्या सोचना था कि साम दाम दंड भेद मैं इस्तेमाल करके यहां से निकलूं और देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लूं फिर से, और दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते। मैं हिंदुत्व को ऐसे देखता हूं कि हिंदुत्व एक सिविलाइजेशन हिंदुत्व इज ए सिविलाइजेशन, एक संस्कृति है, एक इतिहास है, एक जमीन है जो कि इंडस से अब तो अखंड भारत नहीं रहा, पर अखंड भारत इट इज ए मोस्ट यूनाइटिंग आइडियोलॉजी। इट वॉज देन, इट इज इवन टुडे। सावरकर जी भी यही कहते थे। हिंदुत्व पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में जो कि कैलिफेट मूवमेंट थी, तो गांधी जी ने मुस्लिम लोगों को मिलाने के लिए, अपने कांग्रेस में मिलाने के लिए उन्होंने खिलाफत का साथ दिया था। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पर्सनैलिटीज थी जो कि सोचती थी कि जब अंग्रेज आए थे तो ये मुगल राज था, जाएंगे तो फिर से ये सल्तनत ही रहनी चाहिए। उनको डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज वो माइनॉरिटी में थे। तो उनको जब स्पेशल इलेक्टोरेट दी गई, ज्यादा उनको सीट्स दी गई, तब उसके रिटेलिएशन में सावरकर जी ने ये हिंदुत्व लिखा था। और उनका यही कहना था कि इस देश में चाहे आप किसी भी धर्म जात जाति के हों, आपको
आप सबके सेम राइट्स होने चाहिए, किसी को स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, और आज भी हिंदुत्व वही है। और ऐसे ही इंटरव्यू देने के लिए वो न्यूज 24 में भी पहुंचे थे, और इसमें जो उन्होंने रैपिड फायर का सवाल था वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे कई सारे सवाल पूछे थे छोटे शब्दों में, और छोटे शब्दों में ही इस सवाल का जवाब देना था। आपको बता दें कि रणदीप हुड्डा से पहला सवाल पूछा गया कि क्या वीर सावरकर के साथ आज अन्याय हो रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ। जब रणदीप हुड्डा से पूछा गया कि सावरकर को गद्दार कहना ठीक है, इस पर उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। इसी के साथ ही कई सारे सवाल उनसे पूछे गए। आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे सवालों का जवाब दिया और कौन कौन से सवाल उनसे वीर सावरकर को लेकर के पूछे गए। दरअसल सवाल पूछा गया कि क्या सावरकर को आतंकी कहना सही है, जिसके बाद रणदीप हुड्डा कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ वो जरूर आतंकी थे। इसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है कि सावरकर को डरपोक कहना कितना सही है, जिसके जवाब में रणदीप हुड्डा कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। एक बार फिर से सवाल पूछा जाता है कि सावरकर को माफी वीर कहना कितना सही है, जिसके जवाब में रणदीप हुड्डा कहते हैं कि यह बिल्कुल बकवास है। साथ ही अगला सवाल पूछा गया कि जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें क्या कहेंगे, जिसके बाद रणदीप हुड्डा कहते हैं कि ऐसे लोगों को थप्पड़ पड़ना चाहिए। वहीं अगला सवाल पूछा गया कि सावरकर की चलती तो क्या देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता, जिसके बाद रणदीप हुड्डा कहते हैं कि हाँ। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या गांधी जी की वजह से आजादी देर से मिली है, जिसके जवाब में रणदीप हुड्डा कहते हैं कि हाँ। एक और सवाल के जवाब में रणदीप हुड्डा ने कहा कि वीर सावरकर से अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे। सावरकर को डरपोक कहने वाले लोग और पार्टियां खुद डरपोक हैं। सावरकर की सच्चाई को पहले अंग्रेजों ने दबाया, फिर कांग्रेस ने दबाया। वहीं राम मंदिर के सवाल पर भी रणदीप हुड्डा ने कहा कि मंदिर बनने में देरी हुई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों को भी जाना चाहिए था। जब रणदीप हुड्डा से पूछा गया कि सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र वीर सावरकर। आपको बता दें कि देशभक्ति से लबरेज भारत के लिए जान देने वाले हमारे वीरों की जिंदा दिल कहानी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटने जा रही है। दरअसल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल वीर सावरकर की कहानी पर बनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर आ चुका है। इस ट्रेलर को देखकर अब लगातार लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे हमारे देश में लीच की तरह चिपक चुके ब्रिटिश राज को यहां से हटाने के लिए हमारे देश के वीरों ने अपनी जी जान लगा दी थी। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के इस ट्रेलर की जमकर तारीफ भी हो रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में वीर सावरकर की अपनी एक खास जगह है, और उनकी इस फिल्म में भी यही दिखाने का प्रयास किया गया है। वीर सावरकर को लेकर अंग्रेज सरकार किस कदर परेशान हो उठी थी, और वो उन्हें यह एहसास दिला चुके थे कि उन्होंने जो कुछ किया है वो कितना गलत है। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा वीर सावरकर के किरदार में नजर आएंगे, और अपने इस रोल को उन्होंने बखूबी निभाया और जिया भी है, जिसे देखकर आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि हम उनके बीच में ही कहीं मौजूद हैं। रणदीप ने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म में जान फूंक दी है। इस रोल के लिए उनके लुक्स में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि वैसे एक्टर रणदीप हुड्डा की कई सारी फिल्में भी देखने को मिली है, जिसकी हमेशा से तारीफ होती आई है। लोगों का कहना है कि रणदीप हुड्डा जब भी किसी फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस किरदार को जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ही वीर सावरकर के इस ट्रेलर को देख करके मिलता है, जब रणदीप हुड्डा की एक्टिंग यहां पर लोगों को देखने को मिली। यहां पर लोगों का कहना है कि वाकई में ये पूरा का पूरा ट्रेलर जो है वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो इसके उस वक्त उन्होंने, क्योंकि उस वक्त एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का एक डर था, जिसमें तो वो सोचते थे कि अगर जिहाद के नाम पे हमला हुआ तो ज्यादातर अंग्रेजी फौज में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम सोल्जर्स थे, तो उनको ये डाउट हुआ था कि ये देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए। तो उन्होंने इसीलिए लास्ट में एक क्लॉज डाला था कि ये उसकी पुण्य भूमि भी होगी। जो इस देश को सब चीजों से ऊपर मानता है, धर्म से ऊपर मानता है, और इस देश के लिए उसको प्रेम है, वो हिंदू है
चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज का हो। थैंक यू। नहीं, जब मैं रोल एक्सेप्ट करता हूं तब मुझे नहीं पता होता। जब मैं तस्वीरें वगैरह देखता हूं और क्या क्या गुजरा, तब मुझे रियलाइज होता है कि क्या करना पड़ता। ओके गाइस, फ्लोर इज ओपन। अगर आपके कोई देखिए, ये फिल्म तो मैंने लिखी है, डायरेक्ट की है, एक्टिंग की है, प्रोड्यूस भी की है। तो ये तो मैंने अपनी सावरकर जी की श्रद्धा के लिए की है। और ये बात सच है कि कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सजा कभी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, ये बात हम सबको सोचनी चाहिए। लेकिन अगर आज के समय में मनमोहन सिंह भी होते या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आप ये लाइन बोल पाते फिल्म में? क्यों नहीं बोल पाते? ये इंटॉलरेंस की जो आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि ये लाइन टॉलरेट नहीं होती अगर कोई और सरकार होती और अभी ये हो जाता। देखिए, इनटॉलरेंस तो कभी से चली आ रही है। सावरकर, एक किस्सा बताता हूं आपको। सावरकर जी के फैमिली कनेक्शंस थे मंगेशकर फैमिली से। लता जी ने उनके बहुत गाने भी गाए थे, आशा जी ने भी गाए थे। और तो लता जी और उनके सावरकर, लता जी के पिताजी और उनका बहुत याराना था, उनके लिए नाटक लिखते थे। तो उनके बेटे हृदय नाथ मंगेशकर जी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। तो उन्होंने सावरकर जी की कुछ कविताओं को, जैसे सागरा प्राण तड़मडला, जयस्तुते वगैरह को गानों में कन्वर्ट किया, जिसको लता दी ने गाया। और उन्होंने जब वो ऑल इंडिया रेडियो में पेश किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि उनकी जरूरत कैसे हुई ये करने की। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे क्या होगा और क्या नहीं होता। और एक और इनटॉलरेंस की अगर बात करें, आप किसी को पता नहीं है कि नारायण राव सावरकर, डॉक्टर नारायण राव सावरकर, जो सावरकर जी के छोटे भाई थे, उनको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था गांधी जी की हत्या होने के बाद। 8000 ब्राह्मण को महाराष्ट्र में मैसेकर कर दिया गया था, जिनमें से वो खुद थे। तो आप किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं जिनके भाई के साथ ऐसा हुआ और किसी ने कुछ नहीं बोला? कोई नहीं बोला, ना आप लोगों को बताया गया कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये तो वक्त की बात होती है। का भी उसमें आर्म्ड रेवोल्यूशन, देखिए हिंसा अपने आप में एक अलग लफ्ज है और किसी आर्म्ड रेवोल्यूशन एक अलग लफ्ज है। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई थी कि मैंने भी स्कूल में पढ़ा था कि 1857 म्यूटनी के बारे में, सिपॉय म्यूटनी, जिसको सिपॉय म्यूटनी कहते थे। तो सावरकर जी ने, जब वो लंदन में थे, लाइब्रेरी में बहुत रिसर्च करके उन्होंने पूरा नजरिया ही बदल दिया था कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें शस्त्रों के साथ अंग्रेजों पे हमला किया गया था। अंग्रेज सरकार हिल गई थी। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल के ब्रिटिश क्राउन ने वो इंडिया की लगाम संभाल ली थी और पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था। फिर 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे लोगों ने शस्त्र उठाने फिर से शुरू किए। फिर चापेकर बंधु, फिर उनसे इंस्पायर होके आए सावरकर। और सावरकर जी ने जब ये किताब लिखी तो उस किताब से, वो किताब पूरे देश में फैली और उस किताब से आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सबको एक नई वो मिली कि अगर हम इकट्ठे होकर एक सशस्त्र क्रांति करते हैं तो ये अंग्रेज तो बहुत थोड़े से हैं, इनको तो कभी भी मार के भगा सकते हैं। तो ये उपलब्धि सशस्त्र क्रांति की थी जिसका साथ नहीं दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में एक अहिंसावादी सोच भी पैदा हुई जिससे कि नेगोशिएशन करते करते बहुत साल गुजर गए। अगर सशस्त्र क्रांति होती तो शायद, अगर उसका साथ दिया जाता तो शायद जल्दी मिल जाती। Sir, क्या बोलना दोबारा? संदीप सिंह मेरे पास ये मूवी लेके आए थे एज एन एक्टर और धीरे धीरे ऐसा इत्तेफाक होता गया। शायद सावरकर जी की उनकी खुद की आत्मा मुझे बोल रही थी कि और काम कर, इस पे और काम कर, और काम कर। तो 2 साल से मैंने
सिर्फ इस फिल्म पे और सावरकर जी की एक छवि और उनके बारे में जो ऊटपटांग बातें लोग बोलते हैं जी। उसको एक सच्चाई के तौर पे पेश करने में मैंने बहुत मेहनत लगाई है। मैं तो अपने शॉट लेने ही भूल जाता था। मैं डायरेक्ट जब कर रहा था तो बाकियों के शॉट लेके चलो लेट्स मूव ऑन, फिर बोलते सर आपका तो शॉट लिया ही नहीं। आई सेड शिट, अभी मेरा भी लेना पड़ेगा। बट इट वाज टफ बट इट वाज फन। परफेक्ट। पहला सवाल यही है सबके मन में, वाई सावरकर? मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाई नॉट सावरकर? व्हाई नॉट सावरकर? सावरकर जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पता नहीं क्यों इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद, मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मुझे ही ये पिक्चर क्यों बनानी पड़ी, किसी ने पहले क्यों नहीं बनाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनकी अभी 1980 के दशक में गांधी जी के ऊपर पिक्चर बनी थी, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी। सरदार पटेल जी के ऊपर 2 पिक्चरें बन चुकी हैं। मैं खुद रंगरसिया कर चुका हूं, सरबजीत कर चुका हूं, चार्ल्स सोबराज प्ले कर चुका हूं। पर जब सावरकर जी की फिल्म के बारे में बात आती है तो लोग पूछते हैं क्यों? इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? फिल्में एक ऐसे जरिया होती है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और कुछ शक्तियां थीं आजादी से पहले अंग्रेज और आजादी के बाद कुछ और शक्तियां थीं जिन्होंने उनकी कहानी, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका कंट्रीब्यूशन बाहर उभर के नहीं आने दिया। पर समय आ गया है सबको बताने का, सबको दिखाने का कि सावरकर जी का इन्फ्लुएंस, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका महत्व इस देश के लिए क्या है। सावरकर वीर थे, ब्रेव थे। सावरकर जी कावर्ड नहीं थे, कायर नहीं थे। यही मैंने जब मैंने एज ए बतौर एक्टर उनके बारे में स्टडी किया तो साम दाम दंड भेद लगाने वाले एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जायंट थे, जिन्होंने हजारों कविताएं, नाटक, कविताएं उन्होंने जेल में रह के लिखी। वो दीवारों पे कविताएं लिखते थे और उसको याद कर लेते थे, और वो वेट करते थे कि कब कोई गलती हो जाए और जेलर आके दीवारों को फिर पेंट से पोतते ताकि मेरे लिए स्लेट क्लीन हो जाए और मैं और कहानियां और कविताएं लिखते हैं। सागरा प्राण तड़मड़ला। सबसे चैलेंजिंग क्या था फिल्म के दौरान, पूरी जर्नी, शूटिंग के दौरान, रिसर्च के दौरान? सबसे चैलेंजिंग कौन सा एक ऐसा मोमेंट था या पार्ट था आपके लिए वीर सावरकर के? पहले तो जब मैंने सावरकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने ज्यादातर अंग्रेजी की किताबें निकाली, स्वतंत्रता संग्राम की किताबें निकाली, और मैं बहुत अचंभित रहा कि हर एक किताब में सशस्त्र क्रांति को सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख के कि ये लोग थे, इन्होंने भी किया, पर कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे ब्रश्ड अंडर द कारपेट होगा। मैं खुद भी स्कूल में जब पढ़ता था तो हमने सावरकर जी के बारे में नहीं पढ़ा, हमको नहीं पढ़ाया गया था। हमें काला पानी के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। हमें बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पढ़ाई गई थी, और हमें यही बताया गया था कि कुछ 2-3 लोगों ने ही आजादी ले ली, बाकी तो सब पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल था। फिर उनके बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये उनके बारे में हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं बताया गया। और मैं अचंभित रह गया कि इतना कुछ उन्होंने किया और इतनी मूवमेंट्स चली थी कि हमें सिर्फ एक ही डोर से बांध दिया कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। अरे भाई, अहिंसा से कुछ नहीं मिलता है। इनके बारे में, वीर सावरकर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उससे कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है और उनसे उनकी आइडियोलॉजी को जोड़ के देखा जाता है। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? जी बिल्कुल करता हूं। उनके सवाल क्या था एग्जैक्टली आपका यार? कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को इस किरदार के लिए, इस रोल के लिए, तो आपको ये
अंदाजा था कि कंट्रोवर्सी मुझे ये अंदाजा था बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये पिक्चर मत करो। मेरे शुभचिंतक थे, तो मैं भी थोड़ा सावरकर जी जैसा ही हूं, अड़ गए तो अड़ गए। तो बहुत इसमें वो आई, पहले तो रिसर्च मटेरियल नहीं था। सावरकर जी की बहुत सारी उनके अपने लेख और उनके ऊपर जो लेख थे वो मराठी में थे, जो कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैंने कोशिश बहुत की, फिर मैंने बहुत सारी अंग्रेजी हिंदी की किताबें पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, ये पढ़े, तो मुझे बहुत डीप रिसर्च करना पड़ा। वो ऊपर से मुझे नहीं मिला जो आप विकिपीडिया पेज वेज पे जाके एकदम से देख लेते हैं, वो सब नहीं था। वो क्यों नहीं था? वो काफी अब ठीक हो रहा है, काफी सारी उनके ऊपर किताबें आ रही हैं। मैं तो एयरपोर्ट पे अक्सर आजकल देखने लगा हूं कि सावरकर जी की किताबें वहां पे मिलने लगी हैं। तो देश बदल रहा है और देश की सोच बदल रही है, और हम अपने भूले हुए हीरोज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर कोई नया पर्सपेक्टिव खुला, कोई ऐसी चीज जो आपने रिसर्च के दौरान देखी, जो आपने अभी जानी हो कि ये अच्छा स्वतंत्रता संग्राम में ये भी हुआ था, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। ऐसी बहुत सी चीजें थी। सबसे बड़ी चीज तो मुझे पता चली कि 1946 में 1946 में बॉम्बे डॉक पे बगावत हुई थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी, बॉम्बे पुलिस ने म्यूटिनी की थी, और 20,000 पर्सनल उस म्यूटिनी में शामिल थे। और तब जाके अंग्रेजों ने ये माना था, ये क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि नाउ दे आर एन आर्म्ड नेशन, वी कैनॉट एंगेज देम इन टॉक्स एनी मोर बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द आजाद हिंद फौज। और जितने भी लोग हमारे जो शस्त्र की शिक्षा लेके फौज से जो वापस आ रहे थे, वो सब अंग्रेजों का राज मानने को तैयार नहीं थे। तो अंग्रेजों को के कॉफिन में लास्ट नेल 1946 की वो बॉम्बे डॉक म्यूटिनी थी, जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। किसी ने पढ़ा था क्या? 1946 में बॉम्बे डॉक में बगावत हुई थी, किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता था। ऐसी बहुत सी चीजें निकल के आई, और ये सिद्ध हो मेरे लिए ये सिद्ध हो गया कि भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली थी, अहिंसा का भी योगदान था। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, ना हम फिल्म में कर रहे हैं और ना ही हम यहां कर रहे हैं। पर सावरकर जी का जो योगदान था वो क्या था, उसको हमने थोड़ा और डिटेल में दिखाया है।